अनुपात क्या है? दो संख्याओं के संबंध को संक्षिप्त एवं सरल रूप में व्यक्त करना ही अनुपात कहलाता है। अनुपात का प्रदर्शन मुख्यतः तीन तरीके से शुद्ध अनुपात के रूप में किया जा सकता है, प्रतिशत के रूप में किया जा सकता है या दर अथवा गुने के रूप में किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं, दो संख्याओं के पारस्परिक संबंध को गणितीय रूप से प्रकट करना अनुपात कहलाता है। अनुपातों की अभिव्यक्ति से आशय है अनुपातों को किस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे। तो अनुपातों को तीन तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। शुद्ध अनुपात के रूप में जैसे आप प्रदर्शित करते हैं 3:1 या 5:2, तो ये शुद्ध अनुपात के रूप में है। दर अथवा इतने गुने के रूप में, जैसा कि आप कह सकते हैं कि सब व्यापार का स्टॉक जो है वो व्यापार में बेचे गए माल की लागत का 5 गुना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बेचे गए माल की लागत स्टॉक की लागत का 5 गुना है। तो इस तरीके से भी आप स्टॉक जो अनुपात है उसे व्यक्त कर सकते हैं। और प्रतिशत के रूप में तो कई अनुपातों को प्रदर्शित किया जाता ही है, जैसे वृद्धि दर है या फिर और भी बहुत सारी चीजें जिन्हें प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अनुपात विश्लेषण क्या है? जैसा कि आपको बता दिया गया है कि अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसका संबंध वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से है। वित्तीय विवरण में मुख्य तौर पर लाभ हानि विवरण और साथ ही साथ तुलन पत्र बनाया जाता है। उनकी मदों का आपस में संबंध स्थापित करना, उनकी मदों या मदों के समूह के बीच संबंध स्थापित कर उसके संबंध में कोई निर्णय लेना ही अनुपात विश्लेषण कहलाता है। वित्तीय विवरणों में दी गई प्रत्येक मद स्वयं में निरर्थक होती है। सिंगल अगर मद है तो उसका कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता, उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसका संबंध किसी अन्य मद के साथ स्थापित नहीं किया जाए। अंकों का महत्व तभी होता है जब उनका संबंध अन्य अंकों से स्थापित किया जाता है। जैसे लाभ का संबंध बिक्री अथवा पूंजी के साथ स्थापित करने से ही ज्ञात होता है कि लाभ कम हुआ है या अधिक। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की मदों या मदों के समूह का आपस में संबंध स्थापित कर विवरणों को सरल तथा संक्षिप्त रूप में व्यक्त करता है। वास्तविक रूप में अनुपात विश्लेषण की सरल और स्पष्ट सी परिभाषा है। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की जो विभिन्न मदें हैं उनकी मदों या मदों के समूह के मध्य आपस में संबंध स्थापित कर उन्हें सरल या और भी स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, वही क्या कहलाता है? अनुपात विश्लेषण कहलाता है। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो अनुपात विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य है संस्था की तरलता स्थिति का ज्ञान, शोधन क्षमता का ज्ञान कराना, क्रियाशीलता एवं कार्यकुशलता का ज्ञान करना और साथ ही साथ संस्था की लाभदायकता का पता लगाना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो पहले उद्देश्य की बात करते हैं, तरलता स्थिति का ज्ञान। अनुपात विश्लेषण के माध्यम से संस्था की तरलता स्थिति का पता चलता है। तरलता स्थिति क्या होती है? तरलता स्थिति वह स्थिति है जिसमें यह ज्ञात किया जाता है कि संस्था अपने अल्पकालीन दायित्वों को या चालू दायित्वों को चुकाने में सक्षम होगी या नहीं। उसके लिए जो भी कार्यवाही की जाती है या उसके अंतर्गत जो भी अनुपात ज्ञात किए जाते हैं उससे तरलता स्थिति का पता लगता है। अनुपात विश्लेषण की सहायता से एक संस्था की तरलता स्थिति का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यदि एक संस्था अपने चालू दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम हो तो उसकी तरलता स्थिति अच्छी मानी जाती है। यह अनुपात बैंक आदि के लिए उपयोगी होता है। अगला बिंदु है शोधन क्षमता का ज्ञान। अनुपात विश्लेषण संस्था की तरलता स्थिति के साथ साथ दीर्घकालीन शोधन क्षमता स्थिति का भी ज्ञान कराता है। कैसे? इसमें विभिन्न प्रकार के अनुपात निकाले जाते हैं जिससे पता चलता है कि संस्था अपने दीर्घकालीन दायित्वों को समय पर भुगतान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर उनके प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला ब्याज समय पर चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। इन सभी बातों का अध्ययन शोधन क्षमता अनुपातों में किया जाता है जिससे कि संस्था की शोधन क्षमता की स्थिति का पता लगता है।
अनुपात विश्लेषण संस्था की तरलता क्षमता के साथ साथ दीर्घकालीन शोधन क्षमता का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है। इससे संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता एवं कमजोरी की जानकारी होती है, यानी संस्था की आर्थिक स्थिति कैसी है उसके बारे में पता चलता है। इस हेतु ऋण क्षमता अनुपात या पूंजी संरचना अनुपात या फिर पूंजी विनियोजित अनुपात की तुलना संपत्तियों से की जाती है। इस तरीके से कई तरीके के अनुपात निकालकर शोधन क्षमता की जानकारी ली जाती है। अगला है क्रियाशीलता अथवा कार्यकुशलता की जानकारी भी अनुपात विश्लेषण से पता चलती है। विभिन्न प्रकार के कार्यकुशलता या क्रियाशीलता अनुपात निकालकर संस्था के द्वारा किए जाने वाले परिचालन कार्यों या अन्य कार्यों की जानकारी ली जा सकती है। वर्तमान अनुपातों का विगत अनुपातों से तुलनात्मक अध्ययन कर संस्था की कुशलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। पिछले वर्षों के जो अनुपात हैं उनसे तुलना कर ये मालूम किया जा सकता है कि संस्था प्रगति कर रही है या नहीं कर रही है। विभिन्न क्रियाशीलता अनुपात, स्टॉक आवर्त, देनदार आवर्त, संपत्ति आवर्त आदि के आधार पर भी संस्था की कुशलता की जानकारी मिलती है। अगला बिंदु आता है लाभदायकता का ज्ञान। लाभदायकता क्या होती है? वास्तव में देखा जाए तो लाभ हानि विवरण द्वारा जो लाभ प्रदर्शित किया जाता है वो एक संख्या या राशि के रूप में है, जो अपने आप में एक निरर्थक मद है। जब तक उसका संबंध पूंजी या बिक्री से नहीं किया जाए तब तक लाभ से कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता। लाभ की राशि को देखकर कोई निर्णय या किसी तरह के किसी परिणाम की जानकारी नहीं की जा सकती। लेकिन यदि उसका संबंध पूंजी या फिर बिक्री से कर दिया जाए तो वो लाभ से लाभदायकता में बदल जाती है। लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभ की निरपेक्ष राशि का ज्यादा महत्व नहीं है, जब तक कि उस लाभ का संबंध संस्था की बिक्री या फिर विनियोजित पूंजी की राशि के साथ स्थापित न किया जाए। ऐसा संबंधी लाभदायकता कहलाता है। अतः लेखांकन अनुपात संस्था के लाभदायकता के मापन में उपयोगी है। अनुपात विश्लेषण के लाभ। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्यों को समझने के बाद अब बात करते हैं अनुपात विश्लेषण, जो कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक मुख्य तकनीक है। इससे क्या क्या संस्था को लाभ मिलते हैं। यदि अनुपात विश्लेषण उचित ढंग से किया जाए तो उपयोगकर्ता के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि अनुपात स्वयं में साध्य नहीं है, यानी अनुपात से कोई उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उसकी सहायता से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अनुपात स्वयं कोई उद्देश्य नहीं है। संस्था का अनुपात विश्लेषण संस्था का खुद का कोई अनुपात विश्लेषण करना लक्ष्य नहीं है, लेकिन उसकी सहायता से आप लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो साध्य नहीं है, केवल लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। यह साध्य को प्राप्त करने का एक साधन है। अनुपात विश्लेषण के कई लाभ हैं जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला है निर्णयों की प्रभावोत्पादकता को समझने में मदद करते हैं। हमारे प्रबंधकों को संस्था के अंतर्गत नित नए रोज परिचालन, वित्त या निवेश के संबंध में निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसमें परिचालन संबंधी निर्णय तो रोज ही लेने होते हैं। अनुपात विश्लेषण के माध्यम से यह जांच की जा सकती है, यह जानकारी ली जा सकती है कि प्रबंधकों द्वारा समय समय पर जो निर्णय लिए गए वो सही थे या नहीं थे, उस समय पर वो उचित थे या नहीं थे, यानी कि कुल मिलाकर उनकी प्रभावशीलता का अध्ययन अनुपात विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है। यानी प्रबंधकीय कुशलता का मापन अनुपात विश्लेषण से संभव है। आंकड़ों को सरल रूप में दर्शाते हैं। वित्तीय विवरण की मदें बहुत ही जटिल होती हैं, उन्हें सरल एवं स्पष्ट रूप में अनुपात विश्लेषण के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि अनुपात विश्लेषण में विभिन्न प्रकार की दरों या प्रतिशतों का उपयोग किया जाता है। अनुपात विश्लेषण में विभिन्न लेखांकन मदों के संबंध स्थापित किया जाता है और इसमें लेखांकन संख्याओं को संक्षिप्त व सरल रूप में व्यक्त किया
जाता है। अगला है तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक। अनुपात विश्लेषण कई वर्षों का एक साथ किया जा सकता है। जब कई वर्षों के आंकड़े एक साथ रखे जाते हैं तो लेखांकन मदों की प्रवृत्ति का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, जिससे तुलनात्मक विश्लेषण सरल हो जाता है। स्वॉट, SWOT, पहले इसको समझने, स्वॉट विश्लेषण को संभव करता है अनुपात विश्लेषण। लेकिन स्वॉट का मतलब क्या होता है? ये 4 शब्दों से मिलकर बनाया गया है। इसका अर्थ है शक्ति, कमजोरी, अवसर और भय। यानी कि आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या फिर थ्रिल। इससे स्वॉट बना है। विश्लेषण को अनुपात व्यवसाय में होने वाले परिवर्तनों की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने में सक्षम हैं। अर्थात वे प्रबंध को परिवर्तन की सूचना देते हैं और साथ ही साथ देकर शक्ति, कमजोरी, अवसर, भय आदि का विश्लेषण करने में संस्था की सहायता करते हैं, क्योंकि इससे संस्था को अपनी शक्ति, अपनी कमजोरियों आदि के संबंध में जानकारी मिल जाती है। अन्य, अनुपात विश्लेषण के माध्यम से विभिन्न प्रकार की तुलनाएं की जा सकती हैं एवं इसके आधार पर कई प्रबंधकीय निर्णय लेने में सहायता मिलती है। वित्तीय विवरण की विश्लेषण की जो तकनीक है उन सभी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के विश्लेषण निर्वचन करने में और प्रबंधकीय निर्णय लेने में किया जाता है। इससे आप पहले से ही परिचित हैं। अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। हमने अनुपात विश्लेषण के लाभ और उद्देश्य के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अनुपात विश्लेषण की क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक व्यावसायिक संस्था के वित्तीय विश्लेषण में अनुपात एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अनुपात विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। वहीं दूसरी ओर अनुपात विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं, यानी इस वित्तीय विश्लेषण की तकनीक में कुछ कमियां हैं। अतः अनुपात विश्लेषण का प्रयोग करते समय एक विश्लेषक को इसकी सीमाओं की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो इन जानकारियों के माध्यम से इन कमियों को दूर कर सके और अनुपात विश्लेषण से होने वाले प्राप्त परिणामों का अच्छी तरीके से उपयोग कर सके। पहली है वित्तीय विवरणों की सीमाओं का निहित होना। आप सभी जानते हैं कि अनुपात विश्लेषण किनका किया जाता है? वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों का। तो यदि कोई कमी वित्तीय विवरणों में शामिल है तो वो ज्यों की त्यों अनुपात विश्लेषण में भी शामिल हो जाएंगी, यानी वित्तीय विवरणों की कमियां अनुपात विश्लेषण में भी शामिल होंगी। अनुपातों की गणना वित्तीय विवरणों के आधार पर की जाती है। वित्तीय विवरण लेखांकन की विभिन्न परंपराओं, अवधारणाओं तथा व्यक्तिगत निर्णय। बिल्कुल आप देखते हैं कि लेखांकन में बहुत सारी परंपराओं, अवधारणाओं, साथ ही साथ लेखांकन करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच का प्रभाव भी लेखांकन पर पड़ता है। तो जो लेखांकन है या वित्तीय विवरण है वो विभिन्न प्रकार की परंपराओं, अवधारणाओं या फिर व्यक्तिगत सोच से प्रभावित होते हैं। अतः वित्तीय विवरणों में जो कमियां या त्रुटियां हैं उनका प्रभाव अनुपात विश्लेषण पर भी पड़ता है। अगला बिंदु है दिखावों से प्रभावित। कई बार लेखांकन में कुछ मदें झूठी दिखाई जाती हैं, दिखावा करने के लिए दिखाई जाती हैं, जैसे कि मूल्यह्रास कम राशि से लगाना, स्टॉक का मूल्य बढ़ाकर दिखाना, संपत्तियों का मूल्य बढ़ाकर दिखाना। इन सभी का कारण अच्छी आर्थिक स्थिति प्रदर्शित करना है, जबकि वास्तविक स्थिति में अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है। तो वित्तीय विवरण कई बार दिखावे से प्रभावित होते हैं, और जब वित्तीय विवरण दिखावे से प्रभावित होते हैं तो फिर अनुपात विश्लेषण भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि जब वित्तीय विवरण ही मिथ्या बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन्हीं के आधार पर तो विश्लेषण किया जाएगा। तो अनुपातों से परिणाम जो प्राप्त होंगे वो भी भ्रामक होंगे, मिथ्या होंगे। वित्तीय विवरण कई झूठी दिखावी सूचना से भी प्रभावित होते हैं, जैसे वास्तविक मूल्यह्रास से कम ह्रास काटना, अंतिम स्टॉक का मूल्य बढ़ाकर दिखाना। ऐसा सामान्यतः आर्थिक स्थिति को अच्छा और लाभों की मात्रा को बढ़ाकर दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बैंक के पास ऋण लेने गए हैं और बैंक को हमने झूठे वित्तीय विवरण या फिर दिखावों से प्रभावित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए हैं, तो जब बैंक उनका विश्लेषण करेगा, विभिन्न प्रकार के अनुपात निकालेगा, तो वो अनुपात
मिथ्या होंगे, भ्रामक होंगे और इसके आधार पर लिए गए निर्णयों का बैंक को दुष्परिणाम भुगतना होगा। पृथक पृथक लेखांकन नीतियों के आधार पर तुलना। कई बार कई लेखांकन संस्थाएं दी गई अवधियों में अलग अलग लेखांकन नीति का प्रयोग कर लेती हैं, या फिर दो अलग अलग संस्थाएं अलग अलग लेखांकन नीतियों का प्रयोग करती हैं, तो फिर उनकी तुलना संभव नहीं है। यदि एक ही संस्था द्वारा दो अलग अलग अवधियों में या दो संस्थाओं द्वारा पृथक पृथक लेखांकन नीतियों का प्रयोग किया गया है, तो ऐसी सूचनाओं के आधार पर या फिर अंत अवधि तुलनात्मक अध्ययन या अंतः फर्म तुलनात्मक अध्ययन अविश्वसनीय होगा। पहली बात तो इनका तुलनात्मक अध्ययन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने अलग अलग नीतियों का पालन किया है। लेकिन फिर भी यदि इनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की लेखांकन नीतियां अलग अलग प्रयोग की गई है। अतः ऐसी फर्मों के वित्तीय विवरणों की तुलना से प्राप्त परिणाम भी भ्रमपूर्ण होंगे। विश्लेषक की योग्यता एवं पक्षपात का प्रभाव। अनुपात विश्लेषण किसके द्वारा किया जाएगा? व्यक्तियों के द्वारा, और व्यक्तियों की सोच का विश्लेषण पर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि वित्तीय विवरणों में भी ये दोष देखा गया था कि लेखांकन करने वाले व्यक्ति की सोच का प्रभाव वित्तीय विवरणों में झलकता है, ऐसा ही यहाँ पर विश्लेषण करने वाले की सोच क्या है, इसका प्रभाव अनुपात विश्लेषण से प्राप्त परिणामों पर भी नजर आएगा। अनुपात विश्लेषक आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में वित्तीय विश्लेषक की योग्यता, भावनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि वित्तीय विश्लेषक पक्षपात से प्रभावित होकर अनुपातों का परिकलन करता है, तो हो सकता है कि जो परिणाम प्राप्त हो वो भ्रमपूर्ण हो। गुणात्मक विश्लेषण का अभाव। वित्तीय लेखांकन केवल मौद्रिक लेन देनों का किया जाता है। मुद्रा माप संबंधी अवधारणा भी ये कहती है कि केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा संभव है जिन्हें मुद्रा में मापा जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी गुणात्मक पहलू हैं जो व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, उनका लेखांकन संभव नहीं है। और जब उनका लेखांकन ही संभव नहीं है, उन्हें जब वित्तीय विवरणों में ही शामिल नहीं किया गया है, तो फिर उनका अनुपात विश्लेषण भी संभव नहीं है। तो अनुपात विश्लेषण गुणात्मक तथ्यों का नहीं किया जाता है, केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही किया जाता है। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत समस्त मौद्रिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। इन्हें वित्तीय विवरण में दी गई वित्तीय सूचनाओं के आधार पर अनुपातों का परिकलन किया जाता है। बिल्कुल, जो वित्तीय विवरण में जो आंकड़े हैं उन्हीं के आधार पर अनुपात विश्लेषण का परिकलन किया जाता है। और वित्तीय विवरण में कौन से आंकड़े होते हैं? जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। अतः अनुपात विश्लेषण परिमाणात्मक पक्ष को अभिव्यक्त करता है, गुणात्मक पक्ष को नहीं। जैसे प्रबंधकों की ईमानदारी, व्यवसाय की प्रसिद्धि, श्रमिकों की संतुष्टि, ऐसे गुणात्मक तत्व हैं जो कि व्यवसाय को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, लेकिन इनका लेखांकन में कोई स्थान नहीं होता। और जब इनका लेखांकन में कोई स्थान नहीं होता तो विश्लेषण में भी इन्हें जगह नहीं मिलती है। तुलना के लिए अन्य अनुपात आवश्यक। एक अनुपात से किसी भी प्रकार की न तो तुलना की जा सकती है और ना ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अतः अच्छे विश्लेषण के लिए आवश्यक है कि एक अनुपात का निष्कर्ष निकालते समय संबंधित अन्य अनुपातों पर भी ध्यान दिया जाए। किसी एक अनुपात से निष्कर्ष नहीं, बल्कि उससे संबंधित कई अनुपातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी सही निर्णय लिया जा सकता है। भावी अनुमानों में अयोग्य। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों की सहायता से किए जाते हैं और वित्तीय विवरण भूतकालीन समंकों पर आधारित होते हैं, तो उनके आधार पर सटीक भावी अनुमान नहीं लगाए जा सकते। अनुपात विश्लेषण भूतकालीन घटनाओं एवं व्यवहारों पर आधारित ऐतिहासिक लेखों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। अतः अनुपातों से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग भावी अनुमान में नहीं लगाया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि सटीक भावी अनुमान लगाना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये तथ्य या ये परिणाम भूतकालीन समंकों पर आधारित हैं। अगला बिंदु है प्रवृत्ति का ज्ञान न होना। केवल एक ही वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया विश्लेषण विश्वसनीय नहीं हो सकता। इससे प्रगति या अवनति का ज्ञान नहीं होता है। अनुपात विश्लेषण की सीमाओं की
बात कर लेने के बाद अब बात करते हैं अनुपातों के वर्गीकरण की। मुख्य तौर पर अनुपातों को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है परंपरागत वर्गीकरण और दूसरा जो है वो है क्रियात्मक वर्गीकरण। अगर मैं परंपरागत वर्गीकरण की बात करूं तो ये वित्तीय विवरणों के आधार पर तीन तरीके के हैं: चिट्ठा अनुपात, लाभ हानि विवरण अनुपात और मिश्रित अनुपात। जबकि क्रियात्मक वर्गीकरण जो किया गया है वो विश्लेषण करने वाले की रुचि को आधार बनाकर किया गया। तो आइए बात करते हैं अनुपातों के वर्गीकरण की। परंपरागत वर्गीकरण का आधार संस्था के वित्तीय विवरण यानी कि चिट्ठा, लाभ हानि विवरण आदि होते हैं। अतः इन वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना के आधार पर अनुपातों की गणना की जाती है। इस आधार पर अनुपातों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला अनुपात है चिट्ठा अनुपात। इसमें चिट्ठे के विभिन्न मदों के मध्य आपसी संबंध ज्ञात किया जाता है, केवल चिट्ठे की मदों। जैसे कि अगर मैं बात करूं चालू अनुपात, जिसका सूत्र आप आगे आकर पढ़ेंगे, चालू संपत्तियां बटा चालू दायित्व, यानी कि चालू संपत्तियां और चालू दायित्व दोनों ही कहां की मदें हैं? चिट्ठे की मदें। तो ऐसी अनुपात जो केवल चिट्ठे की मदों से निकाले जाएं वो चिट्ठा अनुपात होंगे। इन्हें वित्तीय अनुपात भी कहते हैं। यह अनुपात जो चिट्ठे में दी गई दो मदों या मदों के समूह के मध्य ज्ञात किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन से हैं? चालू अनुपात है, तरल अनुपात है, ऋण समता अनुपात है, स्वामित्व अनुपात है, पूंजी दंतीकरण अनुपात है। ये सभी अनुपात केवल चिट्ठे की मदों से ज्ञात किए जाते हैं। अगला है लाभ हानि विवरण अनुपात। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो चुका है, इसमें जो अनुपात ज्ञात किए जाएंगे वो लाभ हानि विवरण की मदों या मदों के समूह के मध्य ज्ञात किए जाएंगे, लेकिन इसमें चिट्ठे की मदों को शामिल नहीं किया जाएगा। इन्हें आय विवरण अनुपात या परिचालन अनुपात भी कहते हैं। ये अनुपात लाभ हानि विवरण में दी गई मदों या मदों के समूह के मध्य ज्ञात किए जाते हैं। इनमें मुख्य तौर पर सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात या व्यय के विभिन्न मदों के अनुपात ज्ञात किए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य है कि ये केवल लाभ हानि विवरण की मदों से ही ज्ञात किए जाएंगे। तीसरा अनुपात है मिश्रित अनुपात। इनमें एक मद लाभ हानि विवरण की और एक मद चिट्ठे की, इस तरीके से अनुपात जो ज्ञात किया जाएगा वो मिश्रित अनुपात होगा। वे अनुपात जिनका परिकलन करते समय एक मद चिट्ठे से तथा दूसरी मद लाभ हानि विवरण से ली गई हो उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित अनुपात। इसमें कौन कौन से मुख्यतः हैं? विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, कुल संपत्तियों पर प्रत्याय, कुल संपत्ति आवर्त, औसत संग्रहण अवधि। इनमें आपको एक मद चिट्ठे की काम में लेनी होगी और एक मद लाभ हानि विवरण की काम में लेनी होगी। तो ये बात हमने करी परंपरागत वर्गीकरण। अब बात करते हैं क्रियात्मक वर्गीकरण। जैसा कि मैंने पहले बताया था, क्रियात्मक वर्गीकरण विश्लेषण करने वाले की रुचि को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर इनकी गणना की जाती है। व्यावसायिक संस्था में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों की आवश्यकता अनुसार जब अनुपातों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे बैंक व वित्तीय संस्थाओं की रुचि अल्पकालीन शोधन क्षमता में, ऋणदाताओं की रुचि शोधन क्षमता में, विनियोक्ताओं की रुचि लाभदायकता में अधिक होती है। अतः विभिन्न पक्षों के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अनुपातों का वर्गीकरण किया जाए तो वो कहलाएगा आपकी क्रियाशीलता अनुपात। अगर मैं बात करूं तरलता अनुपात, ये संस्था के अल्पकालीन शोधन क्षमता की जांच करने के लिए ज्ञात किए जाते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर चालू अनुपात और तरल अनुपात ज्ञात किया जाता है। और यह अनुपात किस आधार पर अल्पकालीन शोधन क्षमता की जांच करेगा? यह अनुपात यह देखेगा कि अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने के लिए संस्था के पास कितनी अल्पकालीन संपत्तियां उपलब्ध हैं। तरलता से आशय एक संस्था के चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से है। तरलता अनुपातों से संस्था के अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। इन अनुपातों से यह ज्ञात होता है कि संस्था अपनी अल्पकालीन संपत्तियों से अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने में सक्षम होगी या नहीं। अगला अनुपात है शोधन क्षमता अनुपात। इन अनुपातों के मध्य यह देखा जाता है कि संस्था ने जो दीर्घकालीन ऋण लिए हैं उनका शोधन यानी कि उनका भुगतान समय पर कंपनी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष इन्हें दिया जाने वाला ब्याज संस्था समय पर चुकाएगी
या नहीं चुकाएगी। शोधन क्षमता अनुपातों से संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। इन अनुपातों को पूंजी संरचना या उत्तोलक अनुपात भी कहा जाता है। इन अनुपातों से यह ज्ञात होता है कि संस्था में स्वामियों ने कितना धन विनियोजित किया और साथ ही साथ कितना धन बाहर से उधार लिया गया है। अगला अनुपात आता है क्रियाशीलता अनुपात, जो ये बताता है कि संस्था के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा जो समय समय पर निर्णय लिए गए हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, संस्था कितनी कार्यकुशलता से काम कर रही है। इसमें मुख्य तौर पर स्कंद आवर्त अनुपात, देनदार आवर्त अनुपात, औसत संग्रहण अवधि, औसत भुगतान अवधि, इस तरह के अनुपातों को ज्ञात किया जाता है। और अंतिम अनुपात आता है लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात को समझने से पहले आपको लाभदायकता का अर्थ पता होना चाहिए। जब लाभ को बिक्री या पूंजी पर आधारित कर दिया जाए, उसका प्रतिशत निकाल लिया जाए, तो वो कहलाते हैं लाभदायकता अनुपात। लाभ हानि विवरण से दिखाई गई लाभ की राशि एक निरपेक्ष माप होती है, अतः उस लाभ का बिक्री या पूंजी पर प्रतिशत ज्ञात कर उसे लाभदायकता में बदला जाता है। अर्थात लाभदायकता से आशय संस्था की लाभार्जन क्षमता से होता है, जिसे बिक्री या विनियोग से संबंधित कर मापा जाता है। अगर बात की जाए वे अनुपात जिनकी सहायता से संस्था की लाभदायकता का मापन किया जाए, वे कहलाएंगे लाभदायकता अनुपात। इसी के साथ अनुपात विश्लेषण की सैद्धांतिक जानकारी को हमने पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेखांकन अनुपातों की गणना किस प्रकार से की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।